समाजवाद है वो चीन का समाजवाद नहीं। तो हमारा समाजवाद क्या है? तो उन्होंने कहा समाज का समाजवादी ढांचा, यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। एक होता है राज्य का समाजवादी ढांचा और एक होता है समाज का समाजवादी ढांचा। राज्य का समाजवादी ढांचा यानी रूस और चीन, मतलब अधिनायकत्व। तो हमने कहा राज्य का समाजवादी ढांचा नहीं है हमारा, हम अधिनायकत्व में नहीं विश्वास करते हैं, हम समाज को समाजवादी बनाना चाहते हैं। और समाज को समाजवादी बनाने का मतलब सभी में समानता, कल्याण, सभी के साथ संसाधनों का बेहतर वितरण हो, सभी लोगों का विकास। तो समाज के समाजवादी ढांचे पर वहां बल दिया गया और कहा गया कि संसाधनों पर वह सामुदायिक नियंत्रण होना चाहिए और संसाधनों का वह समता मूलक वितरण होना चाहिए। तो यहाँ से समाजवादी जो भाव था वह सरकार की नीतियों में तो दिखना शुरू हो गया कि हम समाजवादी, भले ही संविधान में नहीं था लेकिन हमारी नीतियों में यह देखना शुरू हो चुका था। आगे चलकर 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, यानी चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, युद्ध क्या हुआ था, चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारा एक हिस्सा वहां से ले लिया। अब इस स्थिति में नेहरू जी के नेतृत्व पर सबसे बड़ा सवाल वहां पर उठा, आज तक उठता रहता है। तो वहां पर वह नेहरू जी का अपना व्यक्तिगत एक तरीके का जो है वह ठेस था, एक व्यक्तिगत हार वहां पर थी। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उनका निधन भी हो गया। 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। इसी बीच 1964 में चाइना ने परमाणु हथियार का परीक्षण करके परमाणु हथियार भी अपने पास रख लिया। भारत का पड़ोसी जिसके साथ 62 में एक तरफा युद्ध हो चुका है, अब उसके पास परमाणु हथियार आ चुका है। और भारत के जो प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय नेता थे नेहरू जी, उनका निधन हो चुका है। पूरे देश में एक नेतृत्व संकट की स्थिति थी, लीडरशिप क्राइसिस यहाँ पर था, क्योंकि नेहरू जी के बाद कौन? हु आफ्टर नेहरू। 1945 में अंग्रेजों ने कहा था कि 15 साल, केवल 15 साल में ये देश टूटेगा। अब वो समय आ चुका था। यहाँ पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अमेरिकी पत्रकार मैक्सवेल ने अपना वहां पर आर्टिकल लिखा और उसने कहा कि अब इंडिया को लोग बचाएं, इंडिया अब खत्म होने वाला है, डिसइंटीग्रेट होने वाला है। क्योंकि लीडर बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर आपके यहाँ कोई लीडर नहीं है तो एनार्की वहां पर फैलना शुरू हो जाती है। वो लोग जो दबे हुए रहते हैं, विघटनकारी, अलगाववादी, वो अचानक उठ जाते हैं कि कोई तो अब हमको रोकने वाला है। तो नेहरू के मृत्यु के बाद देश में एक अराजकता, एक क्यास का माहौल बना हुआ था। लेकिन फिर भी उस दौर में एक व्यक्ति की खोज हुई। पहले तो नेहरू जी की जगह पर एक कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल जी को वहां पर बना दिया गया, एक एक्टिंग जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब सवाल यह था कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, इस कार्यकाल को कैसे कंप्लीट कराया जाए। तो एक व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। लोगों ने देखा, लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये प्रधानमंत्री, मतलब छोटे कद वाले, और हमारे यहाँ पर क्या है, नेता वगैरह का मतलब थोड़ा सा दबंग टाइप का आदमी होना चाहिए। हम अपराधियों को स्वाभाविक रूप में चुनते हैं, अपराधी किसी गलत तरीके से चुनाव नहीं जीतते हैं, ये हमारी गलतफहमी है। अगर यहाँ पे कोई बाहुबली चुनाव में खड़ा हो, आप वोट करेंगे, ये हमारी मेंटेलिटी, अथॉरिटी को लेकर हमारा ऑब्सेशन रहा है। इंडियन सोसाइटी का ये बेसिक साइकी रहा है। आप वर्दी को ज्यादा पसंद करते हैं, वर्दी से डरते हैं, तो उसकी रीजन है, डर हमें आकर्षित करता है और हम डर को अपने अंदर लाना चाहते हैं कि हम भी दूसरों को डराएं। तो हम अगर अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वजह है। या तो लोग क्या चाहते हैं, पूरा जो पूर्वांचल वहां पर 3 चीजें फेमस है। ये पहला, या तो डीएम बन जाए, अगर डीएम नहीं बन पाए तो दूसरा डी, दाऊद वाला, डॉन बन जाए, तो दूसरा है डॉन, वो बड़ा फील करता है, अगर चलो ठीक है कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं तो डॉन बनेंगे। और तीसरा है डॉलर, कि फिर वहां पर निकल जाएंगे सऊदी वगैरह जो है, वहां से पैसा वैसा कमाएंगे। ये तो लोगों का अपना सोच होता है कि वहां पर। तो कहने का मतलब ये था कि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए तो उनके नेतृत्व को लेकर कोई बहुत ठोस विश्वसनीयता नहीं थी। इस वजह से वहां पर यह देखा गया कि कियास बना हुआ था। 1965 में हमारे पड़ोसी, हमारे भाई ने भी ये सोचा कि अब यह बेहतर स्थिति है, भारत पर हमला किया जाता है और भारत पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने जो है यहाँ पर भारत पर हमला किया। किसने? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जब हमला किया तो जम्मू कश्मीर जो उनका अपना पुराना हिस्सा, मतलब जो चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, तो भारत की सेना ने कहा कि ठीक है। तो शास्त्री जी ने कहा यहाँ से हट जाइए, तो हमारी सेना यहाँ से हट गई। हमने कहा आइए और आप जम्मू कश्मीर बिल्कुल लीजिए, हम आपको गिफ्ट के रूप में देंगे। ये रणनीति बनाएंगे और हमने अपनी सेना को एक दूसरे रास्ते से पाकिस्तान में भेज दिया। यहाँ पर लाहौर जो उनकी राजधानी थी, जो उनका हार्ट, जो उनका दिल है, सब कुछ लाहौर नहीं तो पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो है भारतीय सेना पहुंच गई लाहौर। अब वहां से उन्होंने फोन किया
कि हम आ गए हैं लाहौर, आपको सुना है कि कश्मीर चले गए हैं। अब हम पाकिस्तान रखते हैं, आप जम्मू कश्मीर रखिए। तो हमने कहा आप जम्मू कश्मीर और हम पाकिस्तान। ये बड़ी खतरनाक स्थिति। जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाले शास्त्री जी अचानक भारत के सबसे ताकतवर नेता के रूप में जाने आने लगे। उनको माना जाने लगा कि ये जो है सबसे बेस्ट लीडरशिप यहाँ पर हो सकती है। इसी बीच अमेरिका जो है वह इस क्षेत्र की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। उसे लगा कि पाकिस्तान पर भारत अगर कब्जा कर रहा है तो यह सही तरीका है कि हम पाकिस्तान के पक्ष में भारत पर दबाव बनाएं। ये चीजें सोवियत संघ भी जानता था। सोवियत संघ को लगता था, रूस को लगता था कि अगर अमेरिका इसी वक्त पाकिस्तान के पक्ष पर अगर भारत पर हमला कर दिया तो भारत जैसा देश अगर अमेरिका के हाथों चला गया तब तो पूरा हिंद महासागर क्षेत्र उसके हाथ से निकल जाएगा। कुछ भी हो, भारत का एक झुकाव तो सोवियत संघ की तरफ था ही पहले ही दिन से। तो वो मानता था कि नहीं, इसको बचाना है। तो वहां से सोवियत संघ ने न्योता भेजा कि ऐसा है कि हम पाकिस्तान से बात कर लिए और आप भी आ जाइए रूस, बैठकर यहाँ पर बात करते हैं और मामले का समाधान करते हैं जो आप लोगों के बीच चल रहा है। ताशकंद में शास्त्री जी को बुलाया गया और ताशकंद में वहां पर जो है समझौता हुआ। सोवियत संघ के दबाव में जो समझौता हुआ वो बड़ा खतरनाक समझौता था। भारत जीता हुआ था और भारत को तो इस स्थिति में पीओके जो है मिल जाना चाहिए था। जो हमारा 48 में उन्होंने कब्जा किया था वो मिल जाना चाहिए था। लेकिन सोवियत संघ ने इतना दबाव बनाया कि दोनों को बोला कि अपनी अपनी सेनाएं वापस कर दीजिए। यानी कश्मीर से पाकिस्तान वापस चला गया जिस कश्मीर तक आया था, और लाहौर से भारत की सेना वापस आ गई। मतलब युद्ध के पहले की स्थिति हो गई, न हमने कुछ खोया और न हमने कुछ पाया। जबकि हम जीते थे तो हमें तो पाना चाहिए था। शास्त्री जी का इसी दौरान ताशकंद में ही हार्ट अटैक से उनका डेथ हुआ। हालांकि मिस्टीरियस डेथ था। माना जाता है कि वहां कोई न कोई उसके पीछे साजिश हो सकती है, क्योंकि ये शर्त वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक विजेता देश के रूप में गए थे और यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। 12 अब यहाँ पर 62-65 का युद्ध हो चुका था और 65 में भारत ने 3 वर्ष लगातार बड़े अकाल देखे। यहाँ पर अकालों का दौर शुरू हो गया। खाद्यान्न संकट, भुखमरी बढ़ गया। लोगों की स्थिति इस तरीके की हो गई, भूख से मरने की स्थिति यहाँ पर हो चुकी थी। पूरे देश की स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। यह वह दौर था जब इसी 1967 के दौर में भारत में 20 साल आजादी के बाद अब लोगों का सपना टूटना शुरू हो चुका था। नेहरू जी ने 47 में आधी रात में यह बोला था कि आज हम आजाद हो रहे हैं, भारत सोकर उठ रहा है। जब भारत जाग रहा है तो दुनिया सो रही है। आधी रात में उन्होंने ये बातें बोली थी। उन्होंने कहा कि अब अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने 47 में ये वादा कर दिया था। आज तक देश जो है वो इंतजार कर रहा है। 1947 में जब उन्होंने ये कहा तो 1967 यानी 20 वर्षों के बाद यहाँ पर लोगों ने उन वादों को सोचना देखना शुरू किया और लगा कि कुछ भी नहीं है। गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। अब सरकारी अधिकारी जो थे और नेता, वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव खत्म हो चुका था। अब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था, काला धन बढ़ने लगा था, जमाखोरी बढ़ने लगी थी अलग अलग जगहों पर। यानी कुल मिलाकर पूरे देश में एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल था और इस फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाया नक्सलवादियों ने। यहाँ पर नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में हो गई। यानी भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा था। हर एक तरीके की समस्या देश के सामने आ रही थी। यहाँ नक्सलवाद शुरू हो चुका था। हिंसक क्रांति सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ शुरू हो चुकी थी। इसी दौर में यह देखा गया कि जो विपक्ष था वह विपक्ष भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। विपक्ष चाहता था कि कांग्रेस की सरकार हटाई जाए और यहाँ अपनी सरकार लाई जाए। सारे विपक्ष के द्वारा एकजुटता वहां पर दिखाई गई और एक बड़ा आंदोलन इस वक्त देश में चला। पहले 1971 में वो आंदोलन चला वहां पर जब गुजरात में नव निर्माण आंदोलन के रूप में छात्रों के द्वारा, और 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जेपी आंदोलन देश में चलाया गया। यह वह दौर था जब 1969 में अमेरिका ने अचानक, अमेरिका साम्यवादी चीन का दुश्मन था। 1949 में जब साम्यवादी चीन बना तो उस वक्त साम्यवादी चीन को समर्थन अमेरिका नहीं देता था। वह अगले 20 सालों तक वह दूरी बनाए रखा, चीन से उसका कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1969 में अमेरिका और चीन के बीच समझौता हो गया। एक पूंजीवादी देश और एक साम्यवादी देश के बीच एक समझौता हो गया। तो अमेरिका और चीन का रिश्ता तब का है। 1969 में अमेरिका और चीन के बीच समझौता हो गया और अमेरिका पाकिस्तान को अपने साथ लेकर चलता था। यानी एक त्रिगुट
इस एशिया महाद्वीप में बन चुका था। एक अमेरिका, एक पाकिस्तान और एक चीन, 3 देश। पाकिस्तान और चीन से हमारे युद्ध हो चुके थे, हमारा संघर्ष हो चुका था, तो स्वाभाविक है कि संभावना फिर बनी रहती। और अगर अब युद्ध होता तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका उनके साथ होता, यानी भारत का बचना अब यहाँ पर संभव नहीं था। ये स्थितियां बन चुकी थी और हुआ भी ऐसा है। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर हमला किया, और जब भारत पर इस बार हमला किया पाकिस्तान ने, तो भारत इस बार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में था, और उन्होंने, वो बहुत प्रैग्मेटिक थी, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत यथार्थवादी व्यवहारिक नेता थे। उन्होंने वहाँ पर सेना के माध्यम से ये सोच लिया कि अब पाकिस्तान बस, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। बांग्लादेश के गठन में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूमिका वहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर जब इस दौरान बांग्लादेश का गठन हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तो भारत के बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया। वह इसके पश्चिम, पाकिस्तान के पश्चिम में यहाँ 7वीं जहाजी बेड़ा नाविकी हथियारों से लैस वह यहाँ पर आ चुका था। यानी अब यहाँ पर भारत बस खत्म होने वाला ही था। इसके पहले ही ये यहाँ पर जब ये चीजें हो रही थी, इसके पहले 1971 में ही भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री समझौता कर लिया था। और वह सोवियत संघ ने खुद ही कहा था, सोवियत संघ ने कहा हमें मालूम है अमेरिका आएगा, हमारे साथ मैत्री समझौता कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने उनके साथ मैत्री समझौता किया। मैत्री समझौते में ये बातें थी कि अगर भारत और अमेरिका, भारत और सोवियत संघ, इनमें किसी पर भी हमला होगा तो दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो स्थिति आ चुकी थी, अमेरिका हमला करने की तैयारी में था। हमने सोवियत संघ से बोला कि भाई हमारे ऊपर हमला होने वाला है। सोवियत संघ ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पास फोन घुमाया। उन्होंने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि हमारे पास भी क्या एक परमाणु हथियार है, और 1945 में आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो अगर ये मौका आप देना चाहते हैं तो वहां पर रहिए, और नहीं देना चाहते हैं तो आप बंगाल की खाड़ी से निकलिए। तो कुल मिलाकर अमेरिका तब बंगाल की खाड़ी से वापस गया। 1971 में हम सोवियत संघ के बेहद नजदीक आ चुके थे। अब समझिए ये परिस्थितियां थी। इन परिस्थितियों में हमने 1976 में संविधान का संशोधन किया और अपने प्रस्तावना में एक शब्द इस्तेमाल किया, समाजवाद। यह समाजवाद शब्द डालने का हमारा एक पर्पस था। और पर्पस क्या था? जबकि हमने कहा समाजवाद शब्द अलग से डाल देने से कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। यह शब्द इसलिए डाला गया क्योंकि इसके जरिए हम अपनी जनता को, पहले तो अपने लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि हमारी प्राथमिकता क्या है। तो हमारी प्राथमिकता समाज में समानता है, गरीबी दूर करना है, भुखमरी दूर करना है, यहाँ सभी लोगों केंद्रीकरण का काला जो है बाजारी नहीं होगी, जमाखोरी नहीं होगी, हम ये भरोसा दिलाना चाहते थे। क्योंकि देश में जो है जिस तरीके का क्योस क्रिएट हो रहा था। एक दूसरा रीजन भी बताया जाता है कि इसके जरिए भारत सोवियत संघ से अपनी नजदीकी भी प्रदर्शित करना चाहता था। लेकिन जो सबसे पहला यहाँ पर इसका कारण था, वह सबसे पहला कारण था कि भारत अपने लोगों में यह विश्वास यहाँ पर स्थापित करना चाहता था कि सरकार की प्राथमिकता में आप सब लोग यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर एक बार लिखिएगा, भारतीय संविधान में समाजवाद तो लिखिएगा, मूल संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था। लेकिन संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समाजवाद की धारणा, समाजवाद की भावना पर आधारित, समाजवाद की भावना पर आधारित अनेक प्रावधान किए गए थे। समाजवाद की भावना पर आधारित अनेक प्रावधान किए गए थे। अनेक प्रावधान किए गए थे। वहीं 1955 में कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन, वहीं 1955 में कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन में
कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में, कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। समाज के समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को स्वीकार किया गया, जिसके तहत समाज के समाजवादी ढांचे को स्वीकार के लक्ष्य को स्वीकार किया गया, जिसके तहत संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण, जिसके तहत संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण तथा संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण तथा संसाधनों के समतामूलक वितरण तथा संसाधनों के समतामूलक वितरण पर बल दिया गया। संसाधनों के समतामूलक वितरण पर बल दिया गया। पैराग्राफ चेंज। वहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल कर लिया गया। डीएस नकारावाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा, डीएस नकारावाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी शब्द को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि समाजवाद भारत में विचारधारा के रूप में नहीं, समाजवाद भारत में विचारधारा, सोशलिज्म नहीं है, सोशलिस्ट है, भारत में विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि राज्य की नीति के भाग के रूप में है। राज्य की नीति के भाग के रूप में है, बल्कि राज्य की नीति के भाग के रूप में, पार्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के भाग के रूप में, जिसका उद्देश्य आय की विषमता को कम करना, जिसका उद्देश्य आय की विषमता को कम करना और लोगों को गरिमामय जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराना है, और लोगों को गरिमामय जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। तो ये तो था समाजवादी शब्द जो हमारे संविधान में शामिल किया गया और उसका कैसे क्या किया गया। अब दूसरा जो शब्द है, जो हम लोग शब्द देख रहे हैं, हम भारत के लोग पहला, दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तीसरा समाजवादी, चौथा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो ये क्या है, यहाँ पर एक बार पहले इसको देखते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द, सेकुलरिज्म जिसे हम कहते हैं, आखिर में ये क्या है और यह धारणा आई कहाँ से है, पहले एक बार इसको समझते हैं। यह जो धारणा है, इसकी पृष्ठभूमि को अगर देखें तो यह भी यूरोप से आई हुई धारणा है। जैसे समाजवाद यूरोप से आया है, पंथ निरपेक्षता का भाव भी यूरोप से आया है। और यह कैसे आया, क्यों आया था? जैसा कि हमने कल भी बात किया था कि यूरोप का जो मध्यकाल था वह अंधकार युग था, और वहाँ धर्म तंत्र की प्रधानता देखने को मिलती है। थियोक्रेसी इसे कहते हैं। थियोक्रेसी यानी धर्म तंत्र का मतलब था जहाँ पर धार्मिक नियमों के द्वारा
धार्मिक व्यक्तियों के माध्यम से वह सब कुछ नियंत्रित किया जाता है। व्यक्तियों की तार्किक क्षमता या चेतना पर किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं किया जाता है और उन पर वहां थोपा जाता है, रिलीजन को इम्पोज किया जाता है, मानना ही मानना है वहां पर आपको रिलीजन। तो थियोक्रेसी वहां पर देखी जाती थी, कोई वहां पर बाइबल के बाहर जा नहीं सकता था। तो आपने कॉपरनिकस की कहानी सुनी होगी, गैलीलियो के बारे में सुना होगा, लोगों को जिंदा चर्च के द्वारा जला दिया जाता था अगर वो चर्च के खिलाफ कोई बात बोलते थे। अगर वो यहाँ पर वह इसके विरुद्ध कोई भी बात बोलते थे तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। ये दौर कहाँ पर था? वह यूरोप में था। लेकिन जब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण के बाद जब वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ तो लोगों ने इस धर्म को बेहतर करने का प्रयास किया। तो यहाँ से एक धर्म सुधार आंदोलन वह शुरू हो गया। वहां पर जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो जो उस वक्त का धर्म था ईसाइयों का, जिसे कैथोलिक रिलीजन कहा जाता था, उसका विरोध करने वाले लोग वहां पर आए, जिन्हें प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जिन्हें प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है मान लिया गया। ईसाई दो भागों में बट गए, एक कैथोलिक रिलीजन जो पुराना रिलीजन था, जो कैथोलिक थे में, और जो अब विरोध करने के लिए आए थे प्रोटेस्टेंट रिलीजन वाले लोग। ये जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन वाले लोग थे, इनका मानना यहाँ पर था कि ये जो कैथोलिक यहाँ पर मतावलंबी हैं, ये गलत तरीके से यहाँ पर जो है हमें वह निर्देशित करें। इनके द्वारा हमें जो है वह पारलौकिक जीवन में उलझा दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक जीवन, सांसारिक जीवन। यहीं से अब एक धारणा वह विकसित होनी शुरू हुई वैज्ञानिकवाद की, लौकिकवाद की, कि हम जो है वैज्ञानिक और लौकिक रूप में यहाँ पर काम करें। या वैज्ञानिक और लौकिकवाद की जो धारणा यहाँ पर शुरू हुई, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, इसका अर्थ क्या था? तो पंथ निरपेक्षता में ये बोला गया कि दो यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटी, दो अलग अलग सत्ता, एक का नाम राज्य है, एक का नाम धर्म। राज्य जो है वह सांसारिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता है और धर्म जो है पारलौकिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता है। इसलिए इन दोनों के बीच में तलाक होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले चर्च राजा से जो कहता था, राजा को बात माननी पड़ती थी। तो कहा गया कि अब इन दोनों के बीच डाइवोर्स होगा, इनके बीच अलगाव होगा। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म केवल पारलौकिक जीवन की शिक्षा देगा और राज्य लौकिक जीवन का सबसे बड़ा नियंता होगा। सारी चीजें जो डिसाइड होंगी लौकिक जीवन की, वह सब चीजें राज्य के द्वारा ही निर्धारित। तो यहां से यह सेकुलरिज्म का एक कंसेप्ट आया। तो यहां पर हमने कहा कि मध्यकाल में यूरोप में धर्म तंत्र की प्रधानता थी, थियोक्रेसी, धर्म तंत्र की प्रधानता, और इसके विरोध में आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलन देखे गए। तो इसके विरोध में आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलन देखे गए, जिन्होंने एक नया वैचारिक विमर्श शुरू किया। एक नया वैचारिक विमर्श यहाँ पर शुरू किया गया। इस नए वैचारिक विमर्श में क्या था? कहा गया कि एक तरफ जो है वह स्टेट यानी राज्य, और दूसरी तरफ जो है वह रिलीजन, धर्म। एक तरफ राज्य और एक तरफ धर्म जो है यहाँ पर। राज्य जो यहाँ पर है वह सांसारिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता है। सांसारिक जीवन यानी लौकिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता यहाँ पर, सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पर इसको बोला गया। और इसे धर्म को बोला गया कि यहाँ पर जो है यह धर्म वह पारलौकिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता, पारलौकिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता यहाँ पर, सर्वोच्च सत्ता यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर अलगाव होना चाहिए। इसलिए राज्य व धर्म के मध्य अलगाव यहाँ होना चाहिए। राज्य व धर्म
के मध्य अलगाव होना चाहिए। यही पंथ निरपेक्षता है। और अलगाव के साथ साथ क्या होना चाहिए कि धार्मिक विश्वास नहीं, वैज्ञानिक मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब वैज्ञानिक मनोवृत्ति से है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। धार्मिक विश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति यहाँ पर होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर यह बल देने वाला धारणा है। तो अब अगर इस पंथ निरपेक्षता को हम डिफाइन करें, जो यूरोप में या पश्चिमी समाजों में देखा जाता है, तो कुल मिलाकर पश्चिमी समाज में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? पश्चिमी समाज यानी अमेरिका, यूरोप, इन सब में पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म का मतलब क्या निकल कर आएगा, एक बार इसको समझते हैं। क्या इसका मतलब है? तो पंथ निरपेक्षता का पहला मतलब था कि राज्य जो है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो पहला यहाँ पर जो बल दिया गया, स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ क्या था कि राज्य और धर्म के बीच अलगाव। तो जो यूरोप में, अमेरिका में आप देखते हैं पंथ निरपेक्षता, वह राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव पर आधारित देखा जाता है। जहाँ पर बोला जाता है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, वहाँ पर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन लौकिक जीवन जो है वह राज्य का अपना हिस्सा है और वहाँ के बारे में वो सारा नियम कायदा बनाएगा। तो ये अस्पष्टता वहाँ पर आई। लेकिन ये जो सेकुलरिज्म का मॉडल था पूरे पश्चिमी समाज में एक जैसा नहीं, यानी अमेरिका और बाकी के यूरोपीय देशों में अलग तरीके का मॉडल है, तो फ्रांस का मॉडल अलग तरीके का है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में यह देखा जाता है कि वहां पर राज्य और धर्म के बीच में अलगाव की बात तो की गई है, लेकिन राज्य और धर्म के बीच अलगाव के बावजूद सार्वजनिक जीवन में लोगों के धार्मिक विश्वासों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सार्वजनिक जीवन में प्रतिबंध का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई बाहर निकल रहा है सार्वजनिक जीवन में और अगर वहां पर वह प्रार्थना कर रहा है या वहां पूजा पाठ कर रहा है कहीं पर, या कोई अपना धार्मिक चिन्ह लेकर जा रहा है, धार्मिक विश्वास लेकर जा रहा है, तो वहां पर अमेरिका में या अन्य यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होता है कि उस पर किसी तरीके का रोक लगाया जाए। ये आपका धर्म है, आप वहां पर उसको फॉलो कीजिए। लेकिन फ्रांस में लैसिटे जो वहां का मॉडल है, जो वहां की पंथ निरपेक्षता का मॉडल है, उसे हम लैसिटे के रूप में जानते हैं। और लैसिटे का मतलब क्या है कि जहां पर वह राज्य के द्वारा सार्वजनिक जीवन में धर्म पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी पूर्ण अलगाव, कि आप धर्म को अपने घर तक सीमित रखिए, घर के बाहर आपका धर्म दिखना नहीं चाहिए। तो फ्रांस ने कानून बनाया 2004 में, उन्होंने विश्वविद्यालयों में कानून बना दिया कि वहां पर कोई भी धार्मिक परिधान पहनकर नहीं आ सकते, यानी कोई बुर्का, कोई नकाब, कोई पगड़ी, इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं। वहां पर सार्वजनिक स्थलों पर जो है आप अपने धार्मिक विश्वास को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे तमाम नियम कहाँ पर बना दिए गए, वह फ्रांस में बना दिए। तो यानी पूरी तरीके से उन्होंने सार्वजनिक जीवन को पंथ निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया, वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। धर्म केवल और केवल घर तक सीमित होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए। तो यह एक कठोरता के द्वारा जो है पंथ निरपेक्षता को वहां पर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहा। अब उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि आज फ्रांस में ये देखा जा रहा है कि वहां कट्टरता बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जिन लोगों के धार्मिक आचार व्यवहार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसकी वजह से ऐसे लोगों को यह मौका मिल रहा है कि वे वहां पर वह राज्य के खिलाफ ज्यादा आक्रोशित हो सके और आतंकी विचारधारा वहां पर लेकर चल सके। तो वहां पर अब कुछ भी एक छोटी भी घटना होती है तो वह घटना बहुत बड़ी होती है। 2015 में शार्ली एब्दो जो वहां पर एक पत्र मतलब समाचार एजेंसी है, उसके द्वारा पैगंबर साहब का एक कार्टून वहां पर पब्लिश किया गया और उसके बाद वहां पर वह दफ्तर में घुसकर कई लोगों की हत्या हुई। और अभी फिर वर्तमान में वहां फ्रांस में ऐसा देखा गया कि एक शिक्षिका की वहां पर जो है वह गर्दन जो है काट दिया गया, वहां पर बिहेड कर दिया गया।
इस तरीके की प्रवृत्तियां वहां पर देखी जा रही। यानी अगर कोई भी रिलीजियस, अगर कोई भी चीज को पब्लिश किया जा रहा है, धार्मिक चीजों को, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, वह पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही। तो अगर देखा जाए तो किसी भी धर्म, किसी भी आस्था का मजाक उड़ाना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई धर्म या आस्था का मजाक उड़ा रहा है दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो क्या उसकी कीमत वाकई व्यक्ति होना चाहिए, मतलब इंसान वहां पर वह धर्म को अपने बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान की मृत्यु का कारण बन सकता है, किसी दूसरे के ऊपर हमला करना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति बेहद गलत है कि जहां पर इस तरीके की चीजें धर्म के नाम पर अगर कहीं भी वह हत्या, लिंचिंग या कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी का कहना था कि अगर गाय अगर कहीं पर काटी, मतलब मारी जा रही हो, तो काउ स्लॉटरिंग के समय मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं बचा सकूं। लेकिन अगर इसके बावजूद वहां पर मैं उसे नहीं बचा पा रहा हूं या मैं उसको रोकने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं वहां पर उसे स्लॉटर करने वाले आदमी के ऊपर हमला नहीं करूंगा। मैं वहां तकलीफ में रहूंगा, जितना तकलीफ में वो गाय रहेगी उतनी ही तकलीफ मैं भी झेलूंगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करूंगा कि वो व्यक्ति वहां पर काटे। मैं कोशिश करूंगा कि वो ना काटे ना, लेकिन मैं उसके ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि एक पशु की तुलना में एक मनुष्य की हत्या करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। ये गांधी जी का अपना मानना था। लेकिन आज उसी काउ स्लॉटरिंग के नाम पर वह मॉब लिंचिंग देश में कई जगहों पर हुई। इसी तरीके से धर्म के नाम पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वह अलग अलग तरीके से हमले होते रहे हैं और सामुदायिक संघर्ष होते रहे। तो ये धर्म बड़ा जज्बाती यहाँ पर मुद्दा है और बड़ा जो है चयनित मुद्दा है। अब सवाल ये था कि भारत में पंथ निरपेक्षता, वहां का तो पंथ निरपेक्षता का मॉडल समझ में आ गया, राज्य और धर्म को अलग अलग करो वहां पर, और फ्रांस वाला तो बिल्कुल अलग करो, बिल्कुल दिखना ही नहीं चाहिए दोनों में थोड़ा भी संबंध। अब भारत की बात किया जाए कि भारत ने पंथ निरपेक्षता को किस रूप में देखा गया। असल में यहाँ पर जो धारणा आई पंथ निरपेक्षता, यानी जिसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं, यूरोप में जिसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं, जब वो हमारे यहाँ पर आया, सेकुलरिज्म का जो उनके लिए अर्थ है वो धर्म निरपेक्षता। तो वहां पर उनके लिए धर्म का मतलब क्या है, यूरोप के लिए धर्म का मतलब तीन चीजों से। पहला कि धर्म का एक प्रवर्तक होना चाहिए, जैसे ईसा मसीह हो गए या पैगंबर साहब हो गए या गुरु नानक हो गए, ये क्या है, प्रवर्तक, प्रोफेट, जिन्होंने वह धर्म को शुरू किया हो, तब उसे धर्म का वहां रिलीजन बोला जाएगा, रिलीजन तब बोला जाएगा। दूसरा क्या है, एक होली बुक, यानी एक पवित्र किताब होनी चाहिए, जैसे बाइबल हो गया, जैसे वहां पर कुरान हो गया, आदि ग्रंथ हो गया। और तीसरा वहां पर क्या बोला जाता है, रिचुअल्स, कर्म कांड होने चाहिए सभी जो है। तो इन तीन पैरामीटर पर किसी को रिलीजन हम मानते हैं, स्टेटस देते हैं कि हाँ ये धर्म है। तो रिलीजन का मतलब हो गया प्रवर्तक और वहां किताब और रिचुअल्स। इन रिलीजन से निरपेक्ष होने का मतलब होता है अलग होना, निरपेक्ष होने का मतलब होता है कि इनसे अलग होना। तो यूरोप का कहना है कि धर्म से अलग होना, इस तरीके के धर्म से अलग होने की वो बात करते हैं। अब समस्या क्या थी भारत में, भारत में धर्म की जो परिभाषा है वो इससे बिल्कुल अलग है। भारत में यहाँ पर अगर हिंदुइज्म की बात, बहुत से लोग कहते हैं हिंदू एक रिलीजन है, तो हिंदू अगर रिलीजन है तो हिंदू का प्रोफेट कौन है, प्रवर्तक कौन है, मतलब श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, किसको मानेंगे, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, आदि शक्ति, किसको मानेंगे, आदि शक्ति। जैसे कोई भी मतलब जहां से भी निकालना चाहे वो निकाल सकता है। तो कोई प्रोफेट नहीं, कोई यहाँ पर प्रोफेट नहीं है। होली बुक कौन सी है, गीता, रामायण, और तो एक किताब होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर तो सारी किताबें जो है होली बुक हो जाएंगी। तो होली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ रिलीजन की परिभाषा में से बांधा ही नहीं गया। भारत में हिंदुइज्म जैसे कहा जा रहा है या हिंदू रिलीजन जैसे बोला जा रहा है, कोई रिलीजन है ही नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ था। और वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या था कि मतलब कि अपने अपने तरीके से जियो और जो भी नैतिक नियम, आचार संहिता है उनकी खोज करो, सब लोग अपने अपने तरीके से। तो जो लोग भी बाहर से आते थे, हमें अगर कोई अच्छी चीज लगती थी तो उनकी हम अडॉप्ट कर लेते थे, और हमारी जो अच्छी चीज होती थी वो अडॉप्ट कर लेते थे। तो यहाँ पर जो है, जो धर्म की परिभाषा थी उसे कहा जाता था या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यानी जिससे आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होती है वह धर्म। यह ध्री धातु से निकला हुआ था, और ध्री धातु का मतलब क्या था कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म। मतलब धर्म यहाँ पर नैतिक आचार संहिता, धर्म यहाँ पर मोरल वैल्यूज,
हम इसे नैतिक मूल्यों के रूप में देखते हैं, हम इसे रिचुअल्स के रूप में नहीं देखते हैं, हम इसे किताबों के रूप में, प्रवर्तक के रूप में नहीं देखते हैं। धर्म की संकुचित परिभाषा यहाँ पर नहीं। अब जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी कहते थे कि ये बताइए कि धर्म जो है नैतिक नियम है, हमारे नियम है, क्या धर्म से अलग होकर राजनीति की जा सकती है? क्या नैतिकता से वंचित होकर राजनीति की जा सकती है? क्या राजनीति को धर्म से अलग किया जा सकता है? क्या कोई राज्य जो है वो कहे नहीं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, अब हम कोई नैतिक नियम नहीं मानेंगे? तो यह यूरोप में चल सकता था क्योंकि उनकी धर्म की परिभाषा अलग। ये भारत में यह परिभाषा नहीं चल सकती थी क्योंकि यहाँ पर धर्म को वह सार्वजनिक नैतिकता के नियम के रूप में, कर्तव्यों के रूप में देखा जाता था। आप चाहे इस्लाम में जाइए, आप चाहे हिंदू में जाइए, पारसी में जाइए, यहूदी में जाइए, जैन, बौद्धिज्म, यहाँ पर धर्म केवल रिचुअल्स नहीं है, तमाम कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताए गए हैं कि आप दूसरों के लिए इस तरीके से व्यवहार कीजिए, अपनी आय का एक हिस्सा सबको दीजिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार, सहिष्णु बनिए। ये सारे रिलीजन का लेसन है, सबक है। इन चीजों से राज्य को कैसे अलग कर सकते हैं, सार्वजनिक जीवन को इन सब चीजों से कैसे अलग कर सकते हैं? तो हमारे लिए धर्म का मतलब केवल चर्च जाना, केवल मंदिर जाना, केवल मस्जिद जाना नहीं है। तो इसलिए बोला गया यहाँ धर्म निरपेक्षता हो ही नहीं सकती। धर्म निरपेक्षता का धारणा यहाँ नहीं चलने वाला है। तो क्या चलना? तो यहाँ पंथ निरपेक्षता हो सकती है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्म जो है वह तो नैतिक नियम हो गए, सार्वभौमिक मूल्य, यूनिवर्सल वैल्यूज, और उन्हें पाने के अलग अलग तरीके हैं। हिंदुओं का अपना तरीका होगा, मुसलमानों का अलग होगा, सिखों का अलग होगा। तो पंथ से हम निरपेक्ष हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना सिख, नहीं सर, हम पंथ निरपेक्ष रह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म जो डिफाइन किया गया वह भारत में, वो क्या है? तो पहली चीज बोला गया स्टेट, राज्य, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्यों नहीं धर्म होगा? क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा धर्म वाले हैं, बहुधार्मिक देश है ना अपना। तो यहाँ पर किसी एक धर्म को हमने हिंदू बोल दिया, तो इसके बाद तो यहाँ पर जितने अदर रिलीजन हैं उनका भाव, उनका सेंटिमेंट भारत के साथ क्यों जुड़ेगा? वो क्यों भारत को अपना देश मानेंगे? तो यहाँ पर वो भाव, और ये धारणा कभी रहा ही नहीं है भारत का विविधता में एकता की बात करता रहा। तो पहली चीज यहाँ पर जो है बोला गया कि कोई धर्म का यह देश नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में सबने हिस्सा लिया, सबने लड़ाई लड़ा, सबने यहाँ के संस्कृति को मजबूत बनाया है, परंपरा को मजबूत बनाया है, इसलिए सबका हिस्सा यहाँ पर है और सब यहाँ के हैं। तो एक तो पहला कंसेप्ट ये है। लेकिन दूसरा, हमने कहा कि वो वाला तरीका नहीं, यूरोप वाला, अमेरिका वाला कि अलगाव। हमने कहा अलगाव हो ही नहीं सकता है। तो हो क्या सकता है? कहा गया सैद्धांतिक दूरी की जा सकती है। प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब क्या है? वैसे तो राज्य धर्म से दूर रहेगा, राज्य और धर्म के बीच में एक दूरी रहेगी, लेकिन यह दूरी सैद्धांतिक, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो हस्तक्षेप राज्य करेगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ अमेरिका, यूरोप जैसा राज्य और धर्म के बीच अलगाव नहीं है, यानी राज्य वहां पर तो हस्तक्षेप धर्म के मामलों में करेगा ही नहीं। अमेरिका में नहीं करेगा, यूरोप में नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो यहाँ सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है। और सकारात्मक हस्तक्षेप क्यों किया जा सकता है हमारे यहाँ? पहला, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे यहाँ जो समाज भारत का, इस समाज में यह देखा जा रहा था कि धर्म के आधार पर बड़े अंधविश्वास थे। अगर हम यूरोप का मॉडल लेकर आए कि राज्य और धर्म के बीच कोई वहां पर भाग नहीं लेगा, राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तो सती प्रथा भी सही है। तब तो यहाँ पर वह नर बलि जो होती थी वो भी सही हो जाती, 3 तलाक भी यहाँ पर सही है, निकाह हलाला भी, सारी चीजें सही है। जो भी धर्म से जुड़ी हुई कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, वो तो सही हो जाता। और सब कहते हैं कि हमारे मामले में राज्य दखल नहीं देगा। हमने कहा नहीं, प्रिंसिपल डिस्टेंस, हमारा जो पंथ निरपेक्षता है सैद्धांतिक दूरी पर आधारित है। जहां जरूरत होगी हम हस्तक्षेप करेंगे और जहां जरूरत नहीं होगी वहां हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हमारा यहाँ पर भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वह तीसरा यहाँ पर क्या है? आपको एक तरफ राज्य और धर्म के भी सैद्धांतिक दूरी और तीसरी तरफ वह नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा फीचर जो दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता। मतलब आप पब्लिक लाइफ में यहाँ पर कोई बुर्का पहन के निकले, नकाब पहन के निकले, पगड़ी बांधे, यहाँ टीका बांधे, यहाँ पर हाथ में जो है वो कोई धागा बांधे, कुछ भी करे, तावीज पहने, ये आपके ऊपर कहीं कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है रिलीजियस इस तरीके के, ये अपने आप में गारंटेड राइट, फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है। और यही कारण है कि भारत में वह धर्म को लेकर चाहे जितना विवाद हो, लेकिन यहाँ जितनी पीस काम यहाँ पर है, जितना शांति, जितनी सुरक्षा यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकलने के बाद डर शुरू होता है। यहाँ पे डर नहीं। भारत में संघर्ष है, तनाव है,
और हमेशा एक क्योस की स्थिति बनी रहती है, कब क्या हो जाएगा। लेकिन बाहर की स्थितियां और ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, क्योंकि आपको वहां पर संदेह की निगाह से देखा जाता है। जैसे अमेरिका में हो सकता है कि वहां पर आप कहीं भी आराम से फ्रीली, मतलब फ्री कंट्री है ना, लेकिन आपको बार बार वहां फील करना पड़ेगा कि आप अदर रिलीजन, आपको ये फील होना पड़ेगा कि अगर आप मुस्लिम हैं तब तो आप सबसे बड़े निशाने पर हैं, सिख कम्युनिटी के हैं तो निशाने पर हैं, निग्रो हैं तो निशाने पर हैं। वहां आप फील करते रहेंगे। इंडिया में आप फील नहीं करेंगे। यहाँ पे तो जैसे भी जिस रूप में जी रहे हैं, सबने अपना अपना एक कम्युनिटी बना लिया और दम दबंगई के साथ यहाँ पे रहते हैं। ऐसा वैसा वाला भी नहीं है। मतलब ये है कि जहाँ भी कोई माइनॉरिटी पड़ गया, अगर मतलब माइनॉरिटी का मतलब है कहीं मुस्लिम टोला है, कहीं पर हिंदू टोला है, तो हिंदू टोला में कोई मुस्लिम जो है वो डरेगा, मुस्लिम टोला में कोई हिंदू डरेगा, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ सबका अपना अपना तरीके से स्ट्रेंथ है, अपने अपने तरीके से लोगों का लाइफ स्टाइल है, अपने अपने ग्रुप में जीते हैं। तो यहाँ पर तनाव, मन मुटाव बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के प्रति नफरत बहुत ज्यादा है, सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं ये सब ये ऊपर ऊपर सब दिखावा करेंगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई देश बड़ा मतलब बहुत जरूरी है, हम सब अच्छे हैं, हम सब एक साथ। और अंदर ही अंदर परिवारों में, वो आपके अंदर की बात नहीं है, वो आपके परिवार की बात है। पिताजी ने, दादाजी ने, माताजी ने, सबने सिखाया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है, तो वहां पर वो कोई मुद्दा नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर अगर एक साथ रह रहे हैं, ये करिश्मा, यही यहाँ का सबसे बड़ा करिश्मा। तो 1971 में सोवियत संघ का एक नेता, एक अधिकारी यहाँ पर आया हुआ था भारत। जब वो यहाँ से जा रहा था तो लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि भारत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर आया तो पहली चीज ये जानो कि हम लोग साम्यवादी हैं, और साम्यवादी लोग भगवान में भरोसा नहीं करते, हम ईश्वर में भरोसा ही नहीं करते। लेकिन भारत आकर हमें ये एहसास हुआ कि इतना बड़ा देश किसी भगवान के भरोसे ही चल सकता है। ऐसा देश जो है वो कोई इंसान नहीं चला सकता है। तो ये अपने आप में बड़ा अजीब सा देश है, अलग तरीके का देश है। तो एक बार लिखिएगा इसमें, पश्चिमी समाज में पंथ निरपेक्षता में पॉइंट वाइज लिखिएगा। पश्चिमी समाज में पंथ निरपेक्षता में पॉइंट वाइज पहला पॉइंट, यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होता। दूसरा, राज्य तथा धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव, राज्य तथा धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव की स्थिति होती है। राज्य तथा धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव की स्थिति होती है। तीसरा, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, जहां राज्य द्वारा हस्तक्षेप, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है जहां राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जहां राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। एक नोट लिखिएगा, फ्रांस में, नोट में लिखिएगा, फ्रांस की पंथ निरपेक्षता लैसिटे, फ्रांस की पंथ निरपेक्षता लैसिटे पर आधारित है, लैसिटे पर आधारित है, लैसिटे पर आधारित है, जिसके तहत सार्वजनिक जीवन में, जिसके तहत सार्वजनिक जीवन में राज्य द्वारा, सार्वजनिक जीवन में राज्य द्वारा धार्मिक तत्वों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है, धार्मिक तत्वों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगली एड़ी लिखिएगा, भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का असर, भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का असर। पहला पॉइंट वाइज, पहला
राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है। भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का आशय लिखा जाएगा। भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का आशय, इसमें पहला लिखिएगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, यहाँ राज्य तथा धर्म के मध्य, यहाँ राज्य तथा धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी, यहाँ राज्य तथा धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी देखी जाती है। सैद्धांतिक दूरी देखी जाती है, अर्थात राज्य धर्म के मामलों में, अर्थात राज्य धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप, धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। अर्थात राज्य धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय पंथ निरपेक्षता, भारतीय पंथ निरपेक्षता समावेशी स्वरूप की है। भारतीय पंथ निरपेक्षता समावेशी, इंक्लूसिव इन नेचर, समावेशी प्रकृति की है, जो समावेशी प्रकृति की है, जो सर्वधर्म समभाव, जो सर्वधर्म समभाव पर बल देती है। सर्वधर्म समभाव अर्थात सर्वधर्म समभाव पर बल देती है, अर्थात जहां राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, अर्थात जहां राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को संवैधानिक गारंटी दी गई है। संवैधानिक गारंटी दी गई, संवैधानिक गारंटी दी गई। अब लिखिएगा नोट, मूल संविधान में, मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। नहीं किया गया था। हालांकि इसका भाव मूल अधिकारों के भाग में, मूल अधिकारों के भाग में, हालांकि इसका भाव मूल अधिकारों के भाग में, मूल अधिकारों के भाग में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में विद्यमान था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में विद्यमान था, एग्जिस्ट करता था, विद्यमान था। प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। 42वें में संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। वहीं
वहीं SR बोम्मईवाद में न्यायपालिका ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। आधारभूत ढांचे का मतलब क्या है कि जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी पंथ निरपेक्षता को संविधान से हटाया नहीं जा सकता है। आगे हम लोग इसे विस्तार से देखेंगे कि है क्या आधारभूत ढांचा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझना। अब ये तो हो गया पंथ निरपेक्षता। अब पांचवा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, इस पर काफी चीजें हो चुकी हैं। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतांत्रिक का मतलब है कि शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी। ऐसी सरकार जिसमें शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी हो और जो जवाबदेह सरकार, लोगों की भागीदारी यहां पर हो और जवाबदेह सरकार, तो हम इसे लोकतांत्रिक जो है शासन के जवाबदेह सरकार। जो हम लोगों ने लोकतंत्र की व्याख्या की थी वो यही यहाँ पर लोकतांत्रिक से उसका आशय निकलता है। और अंतिम शब्द इस्तेमाल किया गया है गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब क्या है? रिपब्लिक। बिल्कुल। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां वास्तविक शक्तियां जनता के हाथों में, वास्तविक शक्तियां जनता के हाथों में कब होंगी? जब देश का जो अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, वह जनता के द्वारा या किसी भी तरीके से वह निर्वाचित, वंशानुगत न हो। वंशानुगत अगर है, अगर कोई राजा है, जैसे ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में राजा वहां पर है तो देश, मतलब नाम तो यही आए ना, ब्रिटेन का राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? तो वहां के राजा और उनका लड़का, मतलब उनके यहाँ तो परंपरा के हिसाब से सब लोग बनेंगे। तो निर्वाचित नहीं है, तो वो गणतंत्र नहीं है, वह रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक इंडिया है, अमेरिका है, जहाँ के राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष वह निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो ये रिपब्लिक का मतलब होता है जो इलेक्टेड हेड ऑफ नेशन हो। राष्ट्र का अध्यक्ष वह इलेक्टेड होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। तो इसलिए ब्रिटेन जो है वह रिपब्लिक नहीं है, बल्कि वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। वहां पर गणतंत्र नहीं पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा इसमें, गणतंत्र का आशय है जहां, गणतंत्र का आशय है जहां, गणतंत्र का आशय है जहां वास्तविक शक्तियां, जनता में निहित हो, जहां वास्तविक शक्तियां जनता में निहित हो। अर्थात राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए, न कि वंशानुगत आधार पर। जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए, न कि वंशानुगत आधार पर। नोट में लिखिएगा, ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होते हैं, इसलिए वहां गणतंत्र नहीं, बल्कि संवैधानिक राजतंत्र है। इसलिए वहां गणतंत्र नहीं बल्कि संवैधानिक राजतंत्र, वहां संवैधानिक राजतंत्र। ठीक, अब आते हैं अगले शब्द की तरफ।
अगला शब्द जो शासन प्रणाली के उद्देश्यों के से संबंधित है, यानी जस्टिस। पहला शब्द वहां पर क्या आता है? न्याय। अब सवाल ये है कि ये न्याय क्या है, जस्टिस क्या है? बड़ी बातें होती हैं कि समाज में न्याय होना चाहिए, न्याय भरी बातें बोलनी चाहिए, न्याय का अनुसरण करना चाहिए। तो ये आखिर जस्टिस क्या है या इनजस्टिस, जिसे हम कहते हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय का मतलब हम सेंस क्या निकालते हैं? गलत हो रहा है। अन्याय का मतलब हम निकालते हैं गलत हो रहा है, और न्याय का हम निकालते हैं क्या है? सही। तो कहीं न कहीं न्याय और अन्याय की धारणा सही और गलत पर आधारित है, उचित और अनुचित पर आधारित है। यह उचित और अनुचित पर क्यों आधारित होना चाहिए? न्याय की जरूरत क्यों है? पहले ये समझें। इसलिए कि अगर समाज में जो लोग सही रास्ते पे हैं उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनके साथ उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, और सही रास्ते वाले लोगों को दंड दिया जा रहा है। अगर ऐसा व्यवस्था समाज में होगा, ऐसी समाज होगा, तो ऐसा समाज ज्यादा दिनों तक संतुलित नहीं रह सकता। जहां भी अन्याय बढ़ेगा, यानी गलत लोगों को वहां प्रोत्साहन ज्यादा मिलेगा, वहां की व्यवस्था क्या होगी? असंतुलित होनी स्टार्ट होगी, वहां पर सामंजस्य बिगड़ना शुरू होगा और पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है दुनिया में वो सारे देश वो ज्यादा वहां पर परेशान रहे, वहां क्रांतियां आई, वहां गृह हुए, जहां अन्याय एक हद से ज्यादा चला जाता है। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है न्याय, जिससे कि समाज में संतुलन स्थापित हो, समाज में सामंजस्य स्थापित हो, और न्याय का मतलब है उचित अनुचित के आधार पर निर्णय लिए जाए, निष्पक्षता के आधार पर निर्णय लिए जाए। ऐसा समाज हम चाहते हैं जहां पर क्या हो? फेयर ट्रीटमेंट हो, कानूनी रूप में सभी लोगों को जो अधिकार मिले वो सब अधिकार उनको मिले, जो भी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है कानूनी रूप में, वो सब प्रक्रियाओं का उसी रूप में पालन किया जाए। यहाँ पर उनके साथ किसी के साथ भेदभाव न हो, गलत तरीके का व्यवहार न हो। तो न्याय की जरूरत जो है वह क्यों है? तो न्याय समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए, व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक तो व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक यहाँ पर फिर है क्या न्याय? तो न्याय उचित और अनुचित, उचित और अनुचित के आधार पर निष्पक्ष व्यवहार का होना है। निष्पक्ष व्यवहार, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार का होना। तो न्याय का मतलब निष्पक्षता से, कोई ये न कहे कि इनके साथ अलग व्यवहार, इनके साथ अलग, निष्पक्ष व्यवहार, फेयर होना चाहिए, उसी को हम न्याय कहते हैं। और हमारा जो संविधान है अगर उसकी बात करें तो प्रस्तावना में न्याय जो है वह अपने साथ 3 आयाम लेकर आता है। तो प्रस्तावना में न्याय के 3 आयाम बताए गए, 3 आयाम यहाँ पर वर्णित किए गए। ये 3 आयाम कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह न्याय का अगर पिरामिड बनता है तो इस पिरामिड में सबसे इम्पोर्टेंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा यहाँ पर इसका जो आधार है उस पर आर्थिक न्याय यहाँ पर होता है, और तीसरा यहाँ पर राजनीतिक न्याय यहाँ पर होता है। तो न्याय के पिरामिड में शीर्ष पर सामाजिक न्याय, और यहाँ पर सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है सामाजिक भेदभाव का न होना, कोई ऊंचा या नीचा नहीं, सामाजिक भेदभाव का न होना यहाँ पर माना जाता। यहाँ पर सामाजिक न्याय का मतलब है विषमता व शोषण का अंत, विषमता व शोषण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो विषमता और शोषण का अंत होना चाहिए। यहाँ पर न्याय का मतलब है
कि वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये यहाँ पर इसका मतलब निकलकर आता है, यानी सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस का मतलब है समाज में जो पिछड़ा व्यक्ति है, हाशिए पर स्थित व्यक्ति है, उनकी आवाज समाज के मुख्य धारा से कैसे जुड़ रही, यही है सोशल जस्टिस। इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। और जब हम कहते हैं आर्थिक न्याय, तो सीधा सा मतलब है संसाधन इस तरीके से बटे हुए हों, सबकी जरूरतें पूरी हो, किसी एक के हाथ में केंद्रीकरण न हो जाए। तो यहाँ पर संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक, संसाधन किसी के हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए, संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक, कि कुछ ही लोगों के पास सारे संसाधन इकट्ठे हो जाएं। तो जिन्होंने ऑक्सफाम सर्वे की रिपोर्ट देखी होगी तो उन्होंने भारत का भी वहाँ स्थिति देखा होगा। अधिकांश संसाधन वह 1% लोगों के पास भारत में, तो यह स्थिति जो है बड़ा यहाँ पर विकट स्थिति देखने को मिला। और दूसरा, संसाधनों का समतामूलक वितरण होना, संसाधनों का समतामूलक वितरण यहाँ पर होना, समतामूलक जो है वितरण यहाँ पर होना। तो यह जो है ऐसा जहाँ पर आय की विषमता कम होनी चाहिए, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर वितरण मूलक न्याय, इसी को बोलते हैं वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यह वितरण मूलक न्याय के रूप में आर्थिक न्याय को देखने को मिलता। तो एक सोशल जस्टिस और एक इकोनॉमिक जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? राजनीतिक न्याय, कि राजनीतिक गतिविधियों में सब लोगों को भागीदारी करने का मौका मिले, वहां पर किसी तरीके का कोई अन्याय न हो। तो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी, राजनीतिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी की भागीदारी वहां पर हो। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सब लोग मत यहाँ पर दे सकें, ये सब यहाँ पर आए। तो न्याय का मतलब यहाँ पर क्या है? पहले हम लोग देख रहे थे, न्याय यानी निष्पक्षता। और इस न्याय के 3 आयाम हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब आते हैं अगले शब्द की तरफ। 8वां जो शब्द है वह है स्वतंत्रता, लिबर्टी। शब्द यहाँ पर लिबर्टी है, फ्रीडम नहीं है। 2 अलग अलग शब्द हैं, लिबर्टी और फ्रीडम। लिबर्टी जो है वो एक मेंटल स्टेटस है, मानसिक स्थिति, मतलब जहाँ पर हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता है। और फ्रीडम का मतलब है रिस्ट्रिक्शन। हमारा जब हम बात करते हैं फ्रीडम, तो इसका मतलब है वहाँ पर क्या है, वह रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन इसके पहले कि हम इन दोनों के बीच अंतर समझें, हम स्वतंत्रता को मूल अर्थों में समझें। व्हाट इज लिबर्टी और व्हाट इज फ्रीडम, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से इसका डेफिनेशन दिया जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई स्वतंत्रता किसे कहा जाए, तो एक नैरोअर डेफिनेशन आया। और वो लोगों ने क्या बोला, उन्होंने कहा स्वतंत्रता का मतलब है कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं ये हम डिसाइड करेंगे, कोई हमारे लिए ये ना बोले कि आप यहाँ नहीं जाइए, आप वहाँ नहीं। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, बिल्कुल मुक्त, फ्री। हम यहाँ पर क्लास में सोना चाहते हैं, पैर फैलाकर सोना चाहते, कोई हमें रोकेगा। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब बेरोक टोक यहाँ पर काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अब सवाल ये था कि अगर यही स्वतंत्रता है, इसी को हम स्वतंत्रता मानेंगे, तो समाज तो कभी चल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि स्वतंत्रता में तो फिर अब बेरोक टोक अगर जीवन हो जाए तब तो हम बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं बगल वाले को थप्पड़ मारना, इच्छा है, बहुत से लोगों की अपनी अपनी अलग अलग इच्छा होती है। अब बहुत से लोग कोशिश भी कर रहे हैं, बस मार के देखते हैं, तो उनकी भी स्वतंत्रता होगी ना, बगल वाले की भी, वो भी आपको एक रखेंगे। तो अगर बेरोक टोक इसी तरीके से शुरू हो जाएंगी चीजें, तो समाज तो अव्यवस्थित, असंतुलित हो जाएगा। तो ये स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि स्वतंत्रता का जो मतलब है कि बाहर से कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर न हो, कोई रिस्ट्रिक्शन न हो, हम फ्री होकर वहाँ पर काम करें। लेकिन बोला गया कि स्वतंत्रता
वह जो है प्रतिबंधों का अभाव नहीं। स्वतंत्रता एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी दशा, एक ऐसी आवश्यकता है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में है। क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगा तो आप अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास नहीं कर सकते। मतलब जो आप सोचना चाहते हैं वो आप सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई और आपको वहां पर कह रहा है कि आपको ये नहीं सोचना। आप जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास करना चाहते हैं। स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है कि आप अपनी संभावनाओं की पहचान करना चाहते हैं, आप उन संभावनाओं का दोहन करना चाहते हैं, और वह तभी हो पाएगा जब एक स्वतंत्र परिवेश हो। लेकिन यह स्वतंत्र परिवेश कैसा होगा? बाहर के प्रतिबंधों के अभाव से नहीं। असली समस्या आपके अंदर से, आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो कमजोरी है, आपके अंदर जो आंतरिक समस्याएं हैं, आप उनकी भय, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी वजह से व्यक्ति जो कर सकता है वो नहीं कर पाता है। आप अपने लेवल पर भी देख सकते हैं कि अधिकांशतः आप अपना जब पढ़ाई पूरा करते हैं तो कई जगहों पर आप देखिए वहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी या आउटकम इसलिए नहीं हो पाता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रोकती। थोड़ा सा 2-4 पेज पढ़े फिर लगा कि थोड़ी देर बाद पहले फ्रेश हो लेते हैं, तो मुंह धोकर जो है थोड़ा फोन पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा गली मोहल्ले में चल लेते हैं। तो कई बार मन मचलता रहता है, बहकता रहता है, तो वहां पे कहाँ पढ़ाई हो पाएगी, वो कंसिस्टेंसी कहाँ हो पाएगी। तो स्वतंत्रता का मतलब इन प्रतिबंधों के अभाव से, बाहर वाले प्रतिबंध क्या है, वो तो बहुत छोटे से प्रतिबंध। तो स्वतंत्रता व्यापक अर्थों में आंतरिक प्रतिबंधों के अभाव से, कि हमारा इंटरनल जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर है वो वहां पर न हो, हम अपनी क्षमताओं का दोहन कर सकें, अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त कर सकें, ये स्वतंत्रता का मूल अर्थ यहाँ पर है। अब यहीं पर एक डिबेट भी शुरू हो जाता है कि अगर यही स्वतंत्रता है तो ये स्वतंत्रता मिलेगी कैसे? स्वतंत्रता के लिए क्या और जरूरी है? अगर हमें जो है वह रचनात्मकता का विकास, अपनी क्षमता का विकास करना है और अपनी आंतरिक प्रतिबंधों को खत्म करना है, ये कैसे मिलेगा? तो कहा गया देखिए इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये है कि एक ऐसा समाज हो जहां पर नियम कायदे, अगर नियम कायदे नहीं होंगे, सब लोग वही बेरोक टोक अगर जीवन होगा, तब तो फिर स्वतंत्रता सुरक्षित ही नहीं रहेगी। आप कल्पना कीजिए एक अराजक दुनिया की जहां पर कोई नियम कानून नहीं है, कोई कायदे नहीं है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने आंतरिक कमजोरियों का शिकार है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी को मन में आएगा कि चलो हम इस नेक्सा बिल्डिंग के ऊपर से कूद कर देखते हैं कि कैसा लगेगा। किसी को कुछ भी अजीबोगरीब यहाँ पर कि कुछ भी वहां पर चला जा सकता है। दिमाग में इतनी चीजें सबके दिमाग में चलती रहती हैं। तो सवाल इस चीज का है कि ये जो है अराजक दुनिया में स्वतंत्रता, नियम विहीन दुनिया में, कानून विहीन दुनिया में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता के लिए जरूरी क्या है? तो स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कानून। बिना कानून के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि कानून ही स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। आपकी स्वतंत्रता प्रोटेक्टेड रहेगी कैसे? जब कानून रहेगा। तो कानून के माध्यम से ही स्वतंत्रता लाई जा सकती है। लेकिन अब दूसरा सवाल, क्या गारंटी है कि कानून से स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी ही? ये गारंटी नहीं है। कानून जरूरी है स्वतंत्रता के लिए, ये तो बिल्कुल नेसेसरी है, लेकिन कानून से ही स्वतंत्रता रहेगी। तब तो किम जोंग भी कानून बनाता है, वहां पर है ना नॉर्थ कोरिया में, वहां पर तो किसी की आजादी सुरक्षित नहीं है। चाइना में भी तो कानून है, वहां पर भी किसी की उस कानून बनाकर ही दूसरों का वहां पर दमन कर दिया जाता है। सऊदी अरब में भी, दुनिया के बहुत से हिस्सों में कानून के माध्यम से ही लोगों की आजादी को खत्म किया जा रहा है। तो वो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून न हो। अगर कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं होगी। कानून है तो सवाल ये होगा कि कानून कैसा है, ये वहां पर हो सकता है। लेकिन कानून के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है, और कानून के द्वारा स्वतंत्रता संरक्षित होती है। हाँ, ये अलग बात है कि हर तरीके के कानून से स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होती। क्लियर? तो 8वां लिखिएगा, स्वतंत्रता हेडिंग डालिएगा, स्वतंत्रता लिखिएगा। पहले स्वतंत्रता के नीचे लिखिएगा, जैसे पहले स्वतंत्रता हेडिंग डालिए, वहां पर लिखिए संकीर्ण शब्दों में या संकीर्ण अर्थों में, संकीर्ण अर्थों में। यहां पर अब इसके आगे लिखिएगा संकीर्ण अर्थ में, संकीर्ण अर्थ में स्वतंत्रता का आशय, संकीर्ण अर्थ में स्वतंत्रता का आशय बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से,
बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से है। बाह्य प्रतिबंधों के अभाव से है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। जहां व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। अब लिखिए व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में लिखिएगा व्यापक अर्थ में। वहीं व्यापक अर्थ में स्वतंत्रता का आशय, वहीं व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता का आशय, वहीं व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता का आशय ऐसी दशाओं से है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं की पहचान कर उसका विकास कर सके। अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका विकास कर सके। अतः स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के रचनात्मक विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। इसीलिए स्वतंत्रता का आशय आंतरिक प्रतिबंधों के अभाव से। अब एक साइड हेडिंग में यही लिखिएगा स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता का आशय कानून के अभाव से नहीं है। स्वतंत्रता का आशय कानून के अभाव से नहीं है, बल्कि जहां कानून नहीं है, वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। बल्कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। करप्शन वस्तुतः कानून द्वारा ही स्वतंत्रता का संरक्षण संभव हो पाता है। क्योंकि कानून के अभाव में अराजकता की स्थिति देखी जाती है। कानून के अभाव में अराजकता की स्थिति देखी जाती। पैराग्राफ चेंज। हालांकि प्रत्येक विधि द्वारा
स्वतंत्रता का संरक्षण हो ही, हालांकि प्रत्येक विधि द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण हो ही यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक विधि द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण हुई यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कानूनों द्वारा स्वतंत्रता का हनन, क्योंकि कानूनों द्वारा स्वतंत्रता का हनन भी किया जा सकता, स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है स्वतंत्रता में? तो स्वतंत्रता के 5 आयाम बताए गए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के 5 आयाम कौन कौन से हैं, जो एक क्रम से हमें मालूम होने चाहिए। पहला यहाँ पर क्या है? विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट। दूसरा है एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है लिबर्टी ऑफ बिलीव, विश्वास की स्वतंत्रता। चौथा है लिबर्टी ऑफ फेथ, आस्था की स्वतंत्रता। और पांचवा लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यानी उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर ये 5 तरीके के वह स्वतंत्रता हम लोगों को दिए गए। जब यहाँ पर बात होती है लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचार की स्वतंत्रता, तो विचार की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? तो विचार की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर कि आपके सोचने की स्वतंत्रता, कि आप जो है आपके सोचने पर कोई रोक टोक न हो। अभिव्यक्ति अलग चीज होती है, विचार का मतलब अभिव्यक्ति नहीं। एक हो गया कि हमें अपनी बातें कहने की स्वतंत्रता, वो एक अलग चीज है। आपको सोचने की स्वतंत्रता हो, ये भी जरूरी है। अब यहाँ पर ये एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है दिमाग में कि क्या हमारे दिमाग में जो चल रहा है वह कोई कंट्रोल कर सकता है, वह कोई प्रतिबंधित कर सकता है? लिबर्टी ऑफ थॉट की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब थॉट को कोई कंट्रोल कर सके। यहाँ से बैठे हुए कोई कहे कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो हम अभी मतलब वो नहीं चलना चाहिए। अब अगर यहाँ से कोई बोले, ये बड़ा अजीब सा है कि ये कैसे कोई जान सकता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो अमूमन ये माना जाता है। लेकिन सही बात तो ये है कि सूचनाएं कंट्रोल होती, आपके विचार जो हैं कंट्रोल होते हैं, आपके विचारों को आकार दिया जाता है। ऐसे ही कोई जिहादी नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई रेडिकलाइज नहीं हो जाता है, कोई कट्टर नहीं बन जाता है। कोई व्यक्ति जो है वह एक विशेष धारणा को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है, तो उसका रीजन है कि उसको बार बार ऐसी सूचनाएं पंप की जाती हैं कि वह उसी तरीके से सोचना शुरू कर दे। जैसे अगर कोई एक मुस्लिम बच्चा है जम्मू कश्मीर का और उसे केवल ये बताया जाए कि कल देखो तुम्हारे जो है चाचा जान उनका जो है इंतकाल हुआ, वो कैसे हुआ? सेना की गोलीबारी से। परसों ये हुआ, नरसों ये हुआ, बार बार केवल वो सूचनाएं, मतलब हो सकता है सेना वहां पे कोई अच्छा काम भी कर रही, लेकिन वो सूचनाएं केवल जो नकारात्मक है वो बार बार पंप किए जाए। कोई हिंदू हो उसको पंप किया जाए, एक चयनित जो है लिस्ट बना दिया जाए, देखो इस लड़की के साथ गलत हुआ, किसने किया था? मुस्लिम ने किया। आज तक किसी हिंदू लड़के ने किसी हिंदू लड़की के साथ गलत नहीं किया है। आज कोई भी अगर आंकड़ा आएगा तो क्या आंकड़ा आएगा? ऐसे भी तो आंकड़े आपके पास है ना कि जहां पर अगर कोई लड़की है जिसके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार किया गया तो संभव है कि वह कोई किसी भी समुदाय को हो सकता है। लेकिन हमारे पास वो आंकड़े आ गए कि देखो यहाँ पर ये शांति दूत, यहाँ पर ये मुक्ति दूत, यहाँ पर ये, तो वहां पर शब्दावलियों को भी आपने अच्छे अच्छे तरीके से बनाया है। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, सब चयनित सूचनाओं के आधार पर अपने विचार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऐसा काम हिटलर ने काफी बड़े स्तर पर किया था। गोबल्स जो उसका वहां पर प्रधानमंत्री हुआ करता था हिटलर का, वो कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलते जाओ वह सच बन जाएगा। आज का जो फेक न्यूज का दौर है वह वैसा ही दौर है जहां पर गलत अफवाहों, झूठी सूचनाओं के आधार पर हमारे विचारों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए स्वतंत्रता कहती है कि पहला विचार की स्वतंत्रता, और विचार की स्वतंत्रता तब होगी जब आपके पास सूचनाएं प्रामाणिक हों, संतुलित हों, निष्पक्ष हों, तब आप वहां पर विचार की स्वतंत्रता आपके पास है। अन्यथा आप वैचारिक रूप में गुलाम, भले ही आप बहुत चीजें सोचते हो, बहुत चीजें बोलते हो, लेकिन आप वैचारिक गुलाम हैं एक खास विचारधारा, एक खास संप्रदाय के।
दूसरा शब्द है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता लिखित रूप में भी हो सकती है, या मौखिक रूप में भी हो सकती है, या सांकेतिक रूप में भी हो सकती है। जो भी हमारे विचार, हमें अगर दिखाना है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, तो हम वहां पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं करें, काला पट्टी पहन के चल रहे हैं, तो वो भी अपना एक तरीका है विरोध करने का। तो अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पर लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप में अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को सार्वजनिक करना। तीसरा, विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता का मतलब है किसी खास विचार के प्रति जो हमारे अंदर एक दृढ़ता है, हमारे अंदर एक भावना है, वो हमारे पास होना चाहिए। कोई एक खास विचारधारा वहां पर कई बार हमें प्रेरित करती है, तो हम उस विचारधारा के प्रति जो है अपना बिलीफ, फॉर्म, डिटर्मिनेशन वहां पर शो करते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप उदारवादी हो सकते हैं, पूंजीवादी हो सकते हैं, आप गांधीवादी हो सकते हैं, आप लोहियावादी हो सकते हैं, नेहरूवादी हो सकते हैं, कुछ भी हो जाइए। आपका विश्वास किसी विशेष विचार में, विचारधारा में है, ये आपका विश्वास है, ये स्वतंत्रता यहाँ पर है। आस्था या धर्म की स्वतंत्रता, आपका फेथ किसमें है, हिंदुइज्म में, इस्लाम में, सिखिज्म में, किसी में भी, यहाँ कोई आपको इम्पोज नहीं करेगा कि आप यह फेथ रखें। आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये भी आपके ऊपर कोई इम्पोज नहीं करेगा। ये आपका लिबर्टी ऑफ फेथ है कि आपका किसी गॉड में फेथ है या नहीं है, ये दोनों स्थितियां आपके लिए यहाँ पर दी। तो यहाँ पर आस्था या धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। वर्शिप का मतलब है कि हम अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को किस रूप में प्रे करते हैं, किस रूप में उनसे जुड़ते हैं, वह जुड़ने का तरीका भी आप लोगों का क्या है, वहां पर स्वतंत्र है। तो यहाँ पर यह स्वतंत्रता का आशय था और स्वतंत्रता के आयाम। अब नौवां जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है वो है इक्वेलिटी, समानता यहाँ पर बोला गया है। समानता का मतलब क्या है, पहले ये समझिएगा। समानता का मतलब एक सामान्य सा ये निकलता है कि सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समान व्यवहार किया जाए। समान व्यवहार का मतलब क्या है, ये क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आज तक का जो समाज रहा है वह विशेषाधिकारों पर आधारित रहा। मतलब कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे और कुछ लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे समाज में जहां पर विशेषाधिकारों पर आधारित समाज हो, जहां पर पुरुष महिला के रूप में, जातियों के रूप में, काले और गोरे के रूप में, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में वह ऊंच नीच की भावना पाई जाए, वो विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए और यह विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। यही हमारा जो है समानता का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों का अभाव और प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, यह समानता का अर्थ होता है। लेकिन इंग्लिश में दो और शब्द आते हैं, एक इक्वेलिटी है और एक इक्विटी है। सही रूप में तो इक्वेलिटी जो हमारे प्रियम्बल में वर्ड यूज किया गया है इक्वेलिटी इंग्लिश, और उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए समानता। हालांकि जो हिंदी वाला वर्जन है उसमें समता शब्द लिखकर आ जाता है। समता का इंग्लिश में टर्म है इक्विटी, ये दो अलग अलग है, इक्वेलिटी और इक्विटी ये दो अलग। इक्वेलिटी कहता है सबके साथ एक जैसा व्यवहार, इक्वेलिटी मतलब सबके साथ समान व्यवहार। इक्विटी यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके का, इक्विटी कहता है कि ये क्लास है, इस क्लास में हर एक स्टूडेंट की इक्विटी यानी हिस्सेदारी, हर एक स्टूडेंट शेयर होल्डर यहाँ पर। अब यहाँ पर जो लाभ होना चाहिए क्लास का वो सब में समान रूप में वितरित होना चाहिए, सबको समान रूप में पहुंचना चाहिए, नियम तो ये कहता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, कई फैक्टर होते हैं, कई तरीके के कारण होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो है, जो स्टूडेंट वहाँ पर जिनका स्कूली बैकग्राउंड अच्छा रहा हो, जो थोड़ा मैच्योर है, हो सकता है क्लास का लाभ उनको ज़्यादा मिल रहा हो। और कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनका कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा है, जो लो कॉन्फिडेंस के साथ हैं, जो बात शेयर नहीं कर सकते हैं, जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आने के बावजूद अपने प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो लाभ तो उनको भी मिलना चाहिए जो डिप्राइव्ड है, और लाभ तो उसको भी मिलना चाहिए जो तेज है। समाज में हर तरीके के व्यक्ति नहीं होते ना, समाज अलग अलग तरीके के लोगों से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर कोई आए क्लास में और वहां पर वो फोकस कर ले कि हाँ ये 4 स्टूडेंट बहुत अच्छे पढ़ने में, इन्हीं पे फोकस करते हैं, यही सिलेक्शन देंगे, ये काम तो नहीं होना चाहिए। इक्विटी कहता है कि वह वही अंत्योदय, कि अंतिम व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए। तो समानता सबके साथ समान व्यवहार की बात करेगा, लेकिन इक्विटी वह असमान व्यवहार की बात करेगा उनके साथ जो पिछड़ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके साथ विशेष व्यवहार होना ही चाहिए। जो पिछड़ रहे हो कुछ भी तरीका उनके लिए अपनाया जाना चाहिए। क्लियर? वह लिखिएगा समानता में, समानता का आशय
समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। दूसरे शब्दों में इसका आशय सभी के साथ समान व्यवहार करने से है। दूसरे शब्दों में इसका आशय सभी के साथ समान व्यवहार करने से है। समान व्यवहार करने से। अब एक तो इक्वालिटी और एक इक्विटी यहां पर नीचे लिख लीजिएगा। इक्वालिटी यानी सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार। और इक्विटी का मतलब क्या है? वंचित वर्गों के साथ विशेष व्यवहार। वंचित वर्गों के साथ विशेष व्यवहार यानी इनके साथ थोड़ा सा भेदभाव, विशेष व्यवहार, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव। भेदभाव तो जहां डिस्क्रिमिनेशन जो है पॉजिटिवली किया जा रहा है। वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है समानता का विरोधी, जो भेदभाव का न होना ही समानता है। लेकिन ये भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? जो वंचित वर्ग है उनको समान बनाने के लिए, क्योंकि वो पिछड़ है। तो इसलिए सकारात्मक भेदभाव यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर इक्वालिटी और इक्विटी के रूप में देखा जाता है। पैरा चेंज करके नीचे लिखिएगा। पैरा चेंज करके प्रस्तावना में समानता को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि जो समानता है उसका क्या आशय है और क्या इसके अर्थ। अंतिम जो शब्द यहाँ पर है वो है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। तो बंधुत्व क्या अर्थ क्या है, पहले एक बार उसको समझते हैं। फ्रेटर्निटी जो शब्द यहाँ पर दिया गया है प्रस्तावना में, बंधुत्व का आशय होता है कि एक हम होने की भावना, पीस सेंटिमेंट, टुगेदरनेस, बिलोंगनेस। मतलब हमारे अंदर ये भावना न हो कि हम अलग अलग, हमारे अंदर कोई ऐसा सेंटिमेंट हो कि वी आर इंडियन, हम सब एक हैं। हमारे अंदर कोई जुड़ाव, कोई टुगेदरनेस है, साथ साथ चल रहे हैं। तो भारत जब आगे बढ़ रहा हो तो देश में सभी लोगों के अंदर यह उत्साह हो कि हम सब आगे बढ़े, चीयर कर रहे हैं। उपलब्धियों पर हम खुश हो रहे हैं, नाकामियों पे परेशान हो रहे हैं और संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ये एक देश के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए। तो ये फ्रेटर्निटी का सेंस यहाँ पर कैसे लाएंगे और बंधुत्व की भावना का विकास कैसे होगा? बंधुत्व की भावना का विकास तभी होगा जब हमें ये एहसास होगा कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, जब हमें ये एहसास होगा कि एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, हम एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। जब यह भावना हमारे अंदर आएगी तो ही फ्रेटर्निटी का यह भाव निकल कर आएगा। इसीलिए हमारी प्रस्तावना बंधुत्व कोई बात जब करती है तो वह संविधान में, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता। यानी व्यक्तिगत गरिमा पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इंडिविजुअल डिग्निटी का मतलब क्या है? आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर एक व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है, लेकिन अमूमन हम लोग बातचीत के क्रम में, लोगों से मिलने के क्रम में उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखते और वहां पर जो भी हमसे इंफीरियर होता है हम उसके साथ एक गलत तरीके का व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। इस वजह से वह फ्रेटर्निटी का सेंस नहीं डेवलप हो पाता है। हम अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ वह अलग तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके चलते वो इंडिविजुअल डिग्निटी इंश्योर नहीं हो पाती, वह व्यक्तिगत गरिमा इंश्योर नहीं हो पाती। तो हमें दूसरे के आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए।
और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता एक सामाजिक शब्द है। सामाजिक शब्द का मतलब है कि जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि पूरा समाज क्या है, एकबद्ध। और अखंडता एक भौगोलिक धारणा है। अखंडता का मतलब है कि हमारा पूरा देश का एक एक इंच जमीन जो है वह अखंड भारत होना चाहिए, अक्षुण्ण भारत होना चाहिए। इसका एक एक हिस्सा हमारे लिए वह आवश्यक है, यह हमारी अखंडता का प्रतीक है। तो यह हमारे संविधान में बोला गया है। तो बंधुत्व में लिखिएगा, बंधुत्व का आशय, बंधुत्व का आशय, बंधुत्व का आशय हम की भावना, हम की भावना, हम की भावना या एक साथ होने की भावना से है। बंधुत्व का आशय हम की भावना या एक साथ होने की भावना से है। एक साथ होने की भावना से है। संविधान प्रस्तावना में व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य रखा गया। अब नोट में लिखिएगा, यहां अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट इसी नोट में लिखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बंधुत्व के अभाव में स्वतंत्रता, समानता की धारणा, स्वतंत्रता और समानता की धारणा निरर्थक होगी। बंधुत्व के अभाव में स्वतंत्रता और समानता की धारणा निरर्थक होगी। स्वतंत्रता और समानता की धारणा निरर्थक। तो ये तो था जो शब्दावलियां। अब एक चीज यहां पर ये देखना था कि आखिर प्रियम्बल का जो नेचर यानी प्रकृति क्या है, और इस संबंध में न्यायपालिका ने इसे किस रूप में देखा है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो अगर प्रस्तावना के बारे में बात किया जाए, इसकी प्रकृति के बारे में, तो कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्योंकि संविधान की जो शुरुआत होती है वह आर्टिकल से शुरू होती है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। प्रस्तावना कोई अनुच्छेद तो है नहीं, तो ऐसे में क्या इसे संविधान का भाग माना जाए? पहला सवाल ये। दूसरा, जो चीज संविधान का हिस्सा नहीं है, क्या उसमें कोई संशोधन वगैरह हो सकता है? क्या उसमें कोई नई चीज जोड़ी या घटाई या बढ़ाई जा सकती है? तो ये एक बड़ा अहम सा सवाल यहाँ पर था प्रस्तावना को लेकर। तो पहली बार इस मुद्दे को उठाया गया बेरुबारी मामले में। बेरुबारी मामला क्या था? पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच का एक हिस्सा था ये बेरुबारी क्षेत्र। और इस बेरुबारी क्षेत्र का हिस्सा जो है भारत पाकिस्तान को सौंपना चाहता था। सौंपने का वजह यह था कि भारत और पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसके बीच जो सीमा रेखा है वो कुछ इस तरीके की वहां पर देखने को मिलती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये जिगजैग सीमा होती है। अब जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि अब ये क्षेत्र है भारत का, कहने के लिए भारत का क्षेत्र है, लेकिन घिरा किससे है? पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश, जिसे भी आप कहें, तो इनसे घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो आबादी रहने वाली है, इस आबादी के लिए यह यहाँ पर सीमा का निर्धारण कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है।
कभी भी यहाँ से ये और यहाँ से इतनी बड़ी सीमाओं को बाड़ाबंदी कर पाना, रोक पाना, इतनी हर जगह क्या भारत सेना खड़ा करेगा, एक एक आदमी को खड़ा करके पूरे चारों तरफ। यहाँ कोई भी आप बाड़ेबंदी कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर तो लोग आना जाना आराम से हो जाएगा। तो ये अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तब तो यहाँ पर इसकी ट्रैकिंग कर पानी आसान होती। तो यहाँ पर हम ये चाहते थे कि भाई हम ये जो हिस्सा है ये हम आपको दे रहे हैं और जो आपका हमारे अंदर हिस्सा आ रहा है वो आप हमको दे दीजिए। तो अगर इस तरीके से एक्सचेंज हो जाए इनक्लेव्स का तो आपके लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा कि हमारी अब सीमा जो है ये हो गई और हमने ये वाला हिस्सा आपको दे दिया, तो अब आपकी हमारी सीमा क्या होगी, यहाँ होगी। तो अब सीमा का निर्धारण करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम इनक्लेव्स एक दूसरे को दे दें जो उनका है, और इसको कहते हैं इनक्लेव। इनक्लेव मतलब एक देश का हिस्सा दूसरे देश में प्रवेश कर जाए। तो ये जो है एक समझौता था। अब सवाल ये था कि एक देश की धरती, हम अपनी धरती क्या दूसरे देश को दे सकते थे? इस पर न्यायालय से परामर्श वहां पर लेना था कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या यह हमारी सॉवरेंटी का उल्लंघन तो नहीं होगा, जो प्रियम्बल कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या उसके पक्ष में है या नहीं है। ये प्रश्न वहां पर आया कि कहीं ये प्रस्तावना के खिलाफ तो नहीं है, कहीं पर जो है। तो इसी में ये सवाल भी बना कि प्रस्तावना के खिलाफ, क्या प्रस्तावना तो संविधान का भाग ही नहीं है। तो वहां पर ये भी प्रश्न आया कि इसका भी निराकरण कर दीजिए कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है भी कि नहीं है, यहाँ पर प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हुए। तो बेरुबारी मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, कोई इसके पास विधिक प्रभाव नहीं है, कोई अनुच्छेद वगैरह नहीं है, ये संविधान का भाग नहीं है और संविधान का जो भाग नहीं है उसका जो है संशोधन भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रस्तावना है महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा प्रस्तावना हमें समझ देता है, यह संविधान निर्माताओं के विचारों के उनके जो मस्तिष्क है उनके मस्तिष्क को जानने और समझने की कुंजी। हम प्रस्तावना देखते हैं तो इसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे संविधान निर्माता क्या सोचते। तो उन्होंने इस बात को यहाँ पर यह स्पष्ट किया, लेकिन इन्होंने संविधान का भाग माना नहीं। आगे चलकर एक और मामला आया केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने अपने पुराने निर्णय को बदल दिया और उन्होंने कहा कि बेरुबारी में जो हमने निर्णय दिया वो सही नहीं था, प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का भाग है। हाँ, यह अन्य भागों से अलग है। अन्य भाग वह अनुच्छेद और विधिक प्रभाव लिए हुए हैं, प्रस्तावना अलग तरीके से एक भाग है। यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। इसे उसी वक्त स्वीकार किया गया था जब पूरे संविधान को, इसे कहीं अलग से इसमें पैबंद की तरीके से नहीं जोड़ा गया। ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। यह एक पूरा फ्रेमवर्क संविधान निर्माताओं ने बनाया था और प्रियम्बल उस सोची समझी योजना के तहत लाया गया था। तो यह संविधान का भाग है। और दूसरा कि यह जो है जब भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। और तीसरा कि जहां कहीं संविधान का क्यों भाग है, तो जहां कहीं भी वह संविधान में किसी अनुच्छेद की भाषा, किसी प्रावधान की भाषा अस्पष्ट हो तो यह प्रस्तावना है जो हमें उस प्रावधान की व्याख्या करने में मदद करेगी कि हमें कैसा निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रस्तावना जो हमें एक गाइडलाइन दे दी है, हमें उसी तरीके से उस चीज के बारे में सोचना होगा। तो इन्होंने प्रस्तावना का महत्व भी यहाँ पर स्थापित कर दिया। 1994 में एसआर बोम्मई केस आया और एसआर बोम्मई केस में एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाकर गिरा दी गई। कांग्रेस के बड़े नेता थे। 1989 में उनकी सरकार गिरा दी गई थी जब वहां पर कांग्रेस की वीपी सिंह की सरकार वहां पर आई। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ था। और इसी बीच 1992 का बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ तो कुछ और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और आधार क्या लगाया गया था कि पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन हुआ है। वहां की सरकारों ने मस्जिद के विध्वंस के बाद दंगों को रोकने में कोई प्रभावी काम नहीं किया, ये आरोप लगा हुआ। इस आधार पर राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया गया। अब एसआर बोम्मई केस में जब यह मामला पहुंचा तो न्यायपालिका ने कहा कि पहली चीज प्रियम्बल जो है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है और पंथ निरपेक्षता भी संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा, इसलिए वो सही था जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बाकी उन्होंने कई निर्णय दिए, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा का मतलब क्या है। प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, संविधान के संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें नए शब्द शामिल किए जा सकते हैं लेकिन पुराने शब्दों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। पुराने शब्द बने रहेंगे, नए शब्दों को शामिल किया जा सकता है।
तो यह संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में यहाँ पर बोला गया और यह इस रूप में प्रस्तावना के महत्व को स्थापित करता। क्लियर है यहाँ तक? एक बार लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रस्तावना की प्रकृति। प्रस्तावना की प्रकृति तो लिखिएगा, बेरूबारी मामले में 1960 में बेरूबारी मामले 1960 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। पैराग्राफ चेंज। हालांकि केशवानंद भारतीवाद 1973, हालांकि केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने इस निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों से अलग होते हुए भी संविधान का अभिन्न हिस्सा है। अन्य भागों से अलग होते हुए भी संविधान का अभिन्न हिस्सा है। अतः जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहां प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक होगी। ठीक है, तो कल जो है और एक दो चीजें लिखवा के फंडामेंटल राइट कल हम लोगों को स्टार्ट करना है, मूल अधिकार वहां पर देखना है। तो एक बार जो एनसीईआरटी वहां पर है, आपको संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसमें उनका चैप्टर है अधिकारों पर, तो एक बार वो अधिकारों पर